हेलो वियर्स, मैं अभिषेक जौहरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके सामान्य अध्ययन या जीएस की क्लासेस में हमारी पूरी टीम का या मेरा पूरा प्रयास है कि आपकी कोई भी चीज़ ना छूटे। तो जैसे भूगोल मैंने स्टार्ट कर दी है और आपकी अर्थशास्त्र की भी आपको कुछ वीडियोस मिल गई थी, और उसके बाद आपका राज्य व्यवस्था भी एक बहुत अच्छी दिशा में दौड़ रही है। अब हमें ऐसा लग रहा था कि आने वाले कुछ माह में जो आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं स्टेट लेवल के, तो उसमें जो है आपका इतिहास भी कहीं से कहीं तक रह ना जाए, कि आपको इतिहास में भी इंटरेस्ट। देखिए, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उससे सबसे पहले होता है कि उसके अंदर का हम इंटरेस्ट डेवलप करें, अपने अंदर उस सब्जेक्ट को पढ़ने की रुचि डेवलप करें, और कहाँ से हमारा जो काम हो जाए कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसा कहाँ से आ रहा है, तो वो हमारी थोड़ी थोड़ी प्रक्रिया में समझ में आ जाए कि अगर हम किसी बुक को लेकर बैठे तो हमें उसके बारे में समझने में आ जाए कि हमें कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखिए, पढ़ना तो विद्यार्थी को ही पढ़ता है, लेकिन हम लोग का सबसे बड़ा काम है कि आपको गाइड करना और आपका सिलेक्शन कराना। तो देखिए, अब जो है आज हम सामान्य अध्ययन में अपनी इतिहास की सीरीज को चालू कर रहे हैं। देखिए, अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास बहुत विस्तृत टॉपिक है, और इतिहास में तीन जो है भाग आप देखेंगे: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं, भारतीय इतिहास ही आता है यूपी लेवल में, वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री भी होती है, वो मैं आपको अच्छे एग्जामों के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, वहाँ से जो टॉपिक आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके स्टेट लेवल एग्जाम लगे हुए हैं, तो वहाँ पर देखिए, इतिहास की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत, जब आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो उसको तीन हिस्सों में हमको पढ़ना पड़ता है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। मतलब एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवेयर और मॉडर्न हिस्ट्री। तो देखिए, आजकल का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, या जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जितने मैं एग्ज़ाम देता हूँ सिविल वगैरह के, तो उसमें देखिए प्राचीन भारत और आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मध्यकालीन से जो क्वेश्चन है वो कम आते जा रहे हैं। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो मध्यकालीन इतिहास पे अपना बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं, क्योंकि एग्जाम में उससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाले। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन किससे मिलेंगे? प्राचीन भारत और आधुनिक भारत। अब अगर हम आधुनिक भारत की भी बात करें तो आधुनिक भारत को भी हम दो पार्टों में रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आधुनिक भारत में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उससे पहले ही जो थे अंग्रेज आने लगे थे, व्यापार के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। तो वहाँ से लेकर जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित हुई, तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर जब तक गांधी जी का प्रवेश नहीं हुआ या बंगाल का विभाग, उससे पहले की आप बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी बनी, या तो वहाँ तक जो था आधुनिक भारत को एक हिस्से में पढ़ा जाता है। और उसके बाद एक जो दूसरा चरण आता है जिसमें क्रांतिकारियों का आना चालू हो जाता है, उसके बाद गांधी युग आना चालू हो जाता है और हमें स्वतंत्रता मिलती है। तो ज़्यादातर आपके क्वेश्चन जो है वो आधुनिक भारत में दूसरे वाले हिस्से से रहने वाले हैं। हालांकि तो अब देखिए, आधुनिक भारत में जैसे कि जिसको हम दूसरे हिस्से को कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या इंडियन नेशनल फ्री मूवमेंट। तो आज हम जो आपको बताने वाले हैं, तो आज हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करते हैं, सारी आपको प्राचीन भारत की भी वीडियोस देंगे, मध्यकालीन भी भारत हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको सब कुछ पढ़ाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहे। तो देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं आधुनिक भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए, जैसे अभी भी एक आंदोलन चल रहा है कृषि आंदोलन, उसको भी हमने बता दिया है, आपको एक वीडियो लेकर आएंगे। तो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स की अगर हम बात करें, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। देखिए, जैसे जब ब्रिटिशों का राज था, तो जब तक आपके अंदर राष्ट्र की भावना जागृत नहीं होगी, जब तक आपको अपने देश के प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा, तब तक, या आपको जिस चीज़ से प्रेम है उसके बारे में आप कुछ सोचेंगे नहीं, या आपकी जो रोजी रोटी है, जैसे आप देख रहे हैं किसानों की रोजी रोटी, किसान था, उनको उससे क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो रहे थे, तभी तो वो प्रोटेस्ट करने को स्वर है, या उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तभी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप कब प्रोटेस्ट करते हो? जब आपके अंदर अपनी चीज़ से लगाव होता है। तो देखिए, ऐसा ही कुछ हुआ जब भारत के अंदर जो लोग रह रहे थे उनमें अपने राष्ट्र की भावना जागृत हुई, मतलब अपने देश के प्रति प्रेम जागृत हुआ कि हाँ नहीं, ये तो यार हमारे साथ अहित हो रहा है।
तब जाकर जो है कुछ क्रांतिकारी निकले और राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत हुई। कि हमारे साथ पहले तो आदमी को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई तो धीरे धीरे लोग समझ ही नहीं पाए कि ये चाल क्या है और कर क्या रहा था। तो देखिए, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन होने से पहले भी आपको एक टॉपिक पढ़ना जरूरी है कि भारतीय राष्ट्र की भावना विकसित कैसे हुई। तो उससे पहले भी हमको पढ़ना पड़ता है, जब हम आधुनिक भारत पढ़ते हैं, भारत में नव जागरण। भारत में नव जागरण, तो इस क्लास में हम जो बात करेंगे, छोटा सा टॉपिक है भारत में नव जागरण, और यहां से आपके 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए, नव जागरण का अर्थ क्या है। नव जागरण का अर्थ होता है कि पुनः जागरण। जाग तो आप रही थे, ऐसा था। देखिए, ब्रिटिश, ऐसा नहीं कि ब्रिटिश ने ही हमसे सबसे पहले आक्रमण किए, उससे पहले भी आक्रमण हुए। प्राचीन भारत का जब टाइम था, उसके बाद मुगलों का आक्रमण हुआ, ईरानी ने आक्रमण किए, तुर्की ने आक्रमण किया। तो इस तरीके से जो मध्यकालीन एशिया था वहाँ से बहुत ज़्यादा आक्रमण हुए। जब आप भारत देखेंगे ऊपर, जब आप काबुल वगैरह देखते हैं या टर्की वगैरह देखते हैं, तो टर्की वगैरह से भी तुर्कों का भी बहुत आक्रमण हुआ। लेकिन ब्रिटिशों का जैसा आक्रमण हुआ वैसा आक्रमण पहला कोई नहीं हुआ। कि उसका पहला कारण क्या है कि बाकी जितने, जैसे कि आप महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे, उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन उसका उद्देश्य वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित नहीं करना था, वहां से लूट के वापस चला जाना था। लेकिन ब्रिटिशों का काम क्या था, भारत को अपना उपनिवेश बनाना, अपना उपनिवेश बनाना या डोमिनियन स्टेट बनाना। मतलब कैसा करना कि मतलब भारत में जो उसका एकाधिकार चले, उसकी सरकार चले, वहां से 7 मीलों दूरों बैठे हुए, क्योंकि उस समय फ्लाइट तो चलती रही थी, बीच में वो रास्ता तो था नहीं। उस रास्ते के बारे में पढ़ाऊंगा जो स्थल मार्ग है। तो उन्होंने कहाँ से खोज लगा दी, कहाँ से खोज लगा दी, जल के मार्ग से खोज लगा दी। जो वास्को डी गामा के बारे में हम पढ़ते हैं, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे भी। लेकिन अब देखिए क्या होता है कि अंग्रेजियों का क्या प्रभाव होता है। अंग्रेजों के अंदर एक बात ये थी कि वो जिससे अपनी संस्कृति, अपने समाज को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। एक तो वो रंग में सफ़ेद थे, श्वेत थे। रंग में श्वेत होने के साथ साथ उन्हें लगता था कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है या ईसाई धर्म है, वही सबसे बेहतर है। बाकी सारे धर्म जो है वो बेकार है, यहाँ की संस्कृति बेकार है, सभ्यता यहाँ की बेकार है। तो इस तरीके से जो था कि वो भारतीय धर्म में, अब पहले तो वो सिर्फ व्यापार करते थे, उसके बाद धर्म में दखल अंदाजी करने लगे। धर्म में जब दखल अंदाजी करने लगे तो उन्होंने बुराइयां छोपने लगी। क्योंकि 18वीं शताब्दी के आसपास क्या होता है, जब भारत में नव जागरण होता है, तो वहाँ एक तरफ तो ब्रिटेन में जहाँ औद्योगिक क्रांति होना चालू हो गई थी यूरोप में, वहाँ दूसरी तरफ वो अपने आप को दुनिया में जो था वो अग्रणी रूप में प्रस्तुत कर रहे थे कि हम समाज में सबसे आगे हैं, हम हर मामले में आगे हैं, हमारी सभ्यता आगे है, हमारी संस्कृति आगे। वहीं भारत की जो वो छवि थी बहुत गलत प्रस्तुत कर रहे थे। पश्चिम सभ्यता को बेहतर बता रहे थे और भारत की छवि को कह रहे थे कि ये गरीबों का देश है या गरीब यहाँ पर राष्ट्र है, इनमें अपनी समझ बुद्धि कुछ नहीं है। तो अब ऐसा होता है कि जब यहाँ पर इस तरीके की केस बनती है तो कुछ ऐसे लोग निकल के आते हैं जो अपने धर्म की कमियों को दूर करना चालू करते हैं। जैसे कि भारत में भी बहुत धार्मिक कुरीतियाँ थी, जैसे आप पढ़ते हैं सती प्रथा थी, बाल विवाह था, बहु विवाह था, विधवा पुनर्विवाह पर रोक थी। ये सारी जो चीज़ें थी, तो ये या स्त्रियों की शिक्षा पर कम जोर था। तो लोगों को लगता है कि ये क्यों हमें डोमिनेट कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हुए, उन्होंने देखा कि हमारे धर्म में क्या कमियां है तो उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करी। तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने, जैसे एक होता है कि आप गलत से भी कुछ अच्छा सीखे, तो कुछ लोग ऐसे थे उन्होंने जो पश्चिम संस्कृति की बढ़िया चीज़ें थी उनको भी माना और अपनी जो धर्म की अच्छी चीज़ें थी उसको भी माना। कुछ लोग ऐसे थे जो पश्चिमी सभ्यता को बिल्कुल गलत मानते थे और जो पहले वैदिक टाइम, जब आप प्राचीन भारत में पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, तो उसी को अच्छा मानते थे और उसी के हिसाब से चलना चाहते थे। तो इसी तरीके से कुछ नव जागरण में कुछ प्रमुख लोग हुए, तो उनसे जो प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव, या किन्होंने भारत में नव जागरण किया, भारत की सोती हुई जनता को जगाया। सोती हुई जनता को जब लोगों ने अपने धर्म में सुधार किया तो इसी तरीके से धीरे धीरे उनमें राष्ट्रीय भावना को प्रेरित हुए। तो नव जागरण में जो प्रमुख लोग हैं और जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं भारत में, वहां हम पढ़ना चालू करते हैं। नव जागरण का मतलब है एक बार पुनः जागरण। देखिए, इसमें सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय। वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है भारत के नव जागरण में राजा राम मोहन राय। इनका नाम आप लोग सब लोगों ने सुन रखा होगा, बचपन में पढ़ा भी होगा इनके बारे में। तो इनसे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, देखिए राजा राम मोहन राय का नाम सबसे
पहले लिया जाता है कि इनकी वजह से ही सती प्रथा आप लोग जानते होंगे कि जिसमें जब किसी का पति की डेथ हो जाती थी किसी स्त्री के, तो उसको जलती हुई चिता पर जिंदा जल जाना पड़ता था। तो ये इसके बहुत बड़े विरोधी थे और इन्हीं के प्रयासों से सन 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो था सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। तो इसलिए इनका नाम पूछा जाता है, इन्होंने ये हिंदू धर्म में कमी देखी थी सनातन धर्म में और सती प्रथा को रोक लगाई थी। तो आपसे पूछा जाता है कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? राजा राममोहन राय ने लगाई थी। किसने कानून बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाया था। दूसरा पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी किसने करी थी? राजा राममोहन राय ने करी थी। या हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना भी किसने करी थी? राजा राममोहन राय ने करी थी। हालांकि आप लोगों को लगता होगा अरे ये बहुत आसान था, उस समय ये बहुत कठिन था, बहुत आलोचना होती थी उस समय। जैसे कि अगर आप आज की डेट में भी अपने समाज के खिलाफ कुछ अच्छा जाके काम करें, तब भी समाज में जो चीज़ चली आ रही आप उससे थोड़ा सा भी अलग हटेंगे तो लोग आपको जो है क्या समझेंगे कि ये पागल है या बेवकूफ़ है। इतना आसान नहीं था उस दौर में। ये मैं बात कर रहा हूँ राजा राममोहन के कार्यकाल की 1774 से लेकर 1833 के आसपास तक की। तो उस समय समझिए कि कितना पीछे थे और तब भी इनके अथक प्रयासों के कारण सती प्रथा के लिए कानून बना। सती प्रथा के हेतु कानून बना, ब्रह्म समाज की स्थापना करी और हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। ये 3 क्वेश्चन जो है वो आपको नवजागरण में राजा राममोहन राय से ध्यान रखने हैं। सती प्रथा, ब्रह्म समाज, हिंदू कॉलेज। अब हम दूसरे एक नवजागरण पुरुष की बात करते हैं जिन्होंने नवजागरण लाया, वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, ये जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने आंदोलन किया विधवा और पुनर्विवाह के लिए। पहले विधवा विवाह मान्य नहीं होता, जैसे कोई विधवा हो गई तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती है। तो इन्होंने कहा ये चीज़ गलत है, हर आदमी को अपने जीवन जीने का अधिकार है और वो जीवन जी सकता है। अगर उसको नया साथी मिल रहा है, वो नए तरीके से जीवन को यापन करना चाहती है तो वो कर सकती है। इसी तरीके से विधवा और पुनर्विवाह का इन्होंने सहयोग किया और इन्होंने ही जो था इनके टाइम पर ही विधवा विवाह जो कानून बना है वो इन्हीं के टाइम पर बना है कि विधवा बिना पुनर्अधिनियम किसके समय पर बना था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इनके अथक प्रयासों से ये बनता है। दूसरा बहु विवाह और बाल विवाह के ये विरोधी थे कि बचपन का विवाह जैसे अब तो कानून बन गया है, उस समय बहु विवाह और बाल विवाह की प्रथा थी, तो उसको उन्होंने इस दौर में खत्म किया। साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। पहले क्या था कि उस समय पे ब्राह्मण जो थे वो संस्कृत भाषा पे अपना जो है सिंगल अधिकार समझते थे। देखिए ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण पहले तो थे कर्म के आधार पर, फिर वो होने लगे जाति के आधार पर। तो इन्होंने जो था कि जो संस्कृत भाषा पे ब्राह्मणों ने जो था वो अपना एकाधिकार बना रखा था कि संस्कृत भाषा जो है वो ब्राह्मणों की है। लेकिन इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ज्ञानी इंसान अलग होता है, जिसको ज्ञान है वो भी संस्कृत को धारण कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर से याद रखनी है। कौन कौन सी? संस्कृत पर ब्राह्मणों का एकाधिकार जो था उसका विरोध किया। दूसरा विधवा विवाह, बहु विवाह, बाल विवाह, इन सब के लिए जो अच्छी चीज़ें थी उनके लिए अच्छे प्रयास किए। पुनर्विवाह और जो गलत चीज़ें थी उनको समाप्त कराने की कोशिश करी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। तो एक आपको ये नाम ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन बनता है, जो थे हमारे स्वामी विवेकानंद, जिनको हम नरेंद्र के नाम से भी जानते हैं, बचपन का नाम था उनका। अभी जल्दी जयंती हुई है उनकी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कब हुई थी स्वामी विवेकानंद की जयंती, कब? 2021 में। देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने जो थे, उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत तीव्र बुद्धि के थे और उन्होंने जो था 1893 में एक वर्ल्ड की धार्मिक संसद सम्मेलन हुआ था। मतलब एक धर्म के ऊपर लोग गए थे। तो शिकागो, वो सम्मेलन कहाँ हुआ था आप सुनेंगे, उसकी वीडियो क्लिप भी आपको मिल जाएगी, कभी आप ढूंढेंगे। तो शिकागो में जो था हिंदू धर्म की जो थी विशेषताएं बताई थी और उसको विशिष्ट बताया था
किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। कहां पर बताया था? शिकागो में। और कब बताया था? 1893 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसकी वीडियो क्लिप भी मिल जाएगी। कहां पर दिया था? शिकागो में जो था अपना भाषण दिया था और हिंदू धर्म को जो था सभी धर्मों में श्रेष्ठ बताया था। 1896 में इन्होंने वो परमहंस मिशन या रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे उसकी स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और पढ़िएगा आप। लेकिन आपके हिस्ट्री से जो क्वेश्चन बनते हैं, विश्व की जो धार्मिक हिंदू सम्मेलन हुई थी धार्मिक की, उसमें हिंदू धर्म को किसने विशेष बताया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। देखिए अगले हम समझते हैं जिन्होंने नवजागरण लाया भारत में। एक आप पढ़ लीजिए, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो दयानंद जी ने किसकी स्थापना करी थी? आप सबको पता होगा, आर्य समाज की। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इनके बारे में भी, ये भी इन्होंने भी भारत में नवजागरण लाया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने क्या करा था? आर्य समाज की। अब हम बात करते हैं एक विदेशी जो हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, एनी बेसेंट। जो एनी बेसेंट थी, इनको हिंदू धर्म बहुत अच्छा लगता था और इन्होंने हिंदू धर्म को, हालांकि ये भारतीय नहीं थी, एंग्लो इंडियन थी, लेकिन तभी इन्होंने भारत धर्म को जो था वो हिंदू धर्म को जो था या सनातन धर्म को था वो श्रेष्ठ बताया था। और इन्होंने थियोसॉफिक सोसाइटी जो थी उसकी स्थापना करी थी। तो पूछा जाता है थियोसॉफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थी? एनी बेसेंट थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नहीं भी पता होगी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनको हिंदू धर्म इतना अच्छा लगता था कि इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था पढ़ने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, भगवत गीता का जो गीता है कृष्ण जी की, महाभारत में जो गीता में 18 अध्याय है, तो किसने भगवत गीता का अंग्रेजी में वो कराया था, अनुवाद कराया था, ट्रांसलेशन कराया था पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको ही हिंदू धर्म के बारे में सब कुछ जानना था और इनको वो श्रेष्ठ लगता था। तो किसने कराया था? एनी बेसेंट जी ने भगवत गीता का हिंदी में अनुवाद कराया था और थियोसॉफिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। देखिए और कौन थे आए थे? एक आया था सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की अगर हम बात करें तो सत्यशोधक समाज की संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। अब हम लोग बरेली में यूनिवर्सिटी भी है, MJPRU, महात्मा ज्योतिबा फुले बरेली के अंदर यूनिवर्सिटी भी है। तो सत्य उन्हीं के नाम पर है, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जी जो थे वो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। और ज्योतिबा फुले जी ने जो था बहुत प्रयास करे, मतलब निम्न वर्ग के हितों के लिए, मतलब जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके लिए शिक्षा में भी, हर क्षेत्र में भी किसने प्रयास करे? ज्योतिबा फुले जी ने प्रयास किए। और इनका सबसे अच्छा है कि इनकी जो धर्मपत्नी थी, सावित्रीबाई फुले, जिनको पहली महिला शिक्षिका भी माना जाता है, उन्होंने ही पहली बार पुणे में, कहां पर? पुणे में महिलाओं के लिए या बालिकाओं के लिए विद्यालय स्थापित करा और स्त्रियों की शिक्षा पर शोर किया। तो ये नाम बहुत ध्यान रखिएगा, सावित्रीबाई फुले। इनका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि जनवरी में इनसे विशेष बात क्या थी। पुणे में इन्होंने जो था बालिकाओं के लिए विद्यालय स्थापित करा, स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रचार प्रसार किया, पूरा प्रयास किया और पहली महिला शिक्षा थी। और ज्योतिबा फुले जी के बारे में तो मैंने आपको बताइए, सत्यशोधक समाज से थे। इन्होंने अपनी पत्नी के साथ शिक्षा के साथ साथ निम्न वर्ग के लिए हर तरीके के प्रयास किए कि उनको भी समाज में आगे उठकर आना चाहिए। देखिए पंडित गोविंद रानाडे, इनका नाम अगर आपने सुन रखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं सुन रखा है तो अब आप समझ जाएंगे। जैसे हमारा पूरा एक प्रयास है कि समान अध्ययन में आपका किसी भी, चाहे वो इतिहास हो चाहे वो भूगोल हो, आपकी हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका कुछ भी ना छूटे। पंडित गोविंद रानाडे से जी से आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है वो ये आता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? प्रेयर जो सोसाइटी थी उसकी स्थापना या उसके संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? पंडित गोविंद रानाडे जी। एक चीज ये ध्यान रखिएगा। अगले जो नवजागरण में है इंपॉर्टेंट वो देखिए, रामाबाई, पंडित रामाबाई। इन्होंने स्त्रियों के लिए जो था बहुत ज़्यादा प्रयास किया, स्त्रियों की शिक्षा के साथ साथ, जैसे उन्होंने करा, लेकिन सावित्रीबाई फुले जी ने करा, वैसे ही रामाबाई ने भी स्त्रियों के लिए बहुत सारे आंदोलन करे और प्रयास करे। और इन्होंने शारदा सदन की स्थापना करी। तो पूछा जाए शारदा सदन के संस्थापक कौन है? तो पंडित रामाबाई सरस्वती, इनका पूरा नाम है पंडित रामाबाई सरस्वती।
अगला देखिए, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने मुस्लिम समाज की शिक्षा पर जोर दिया। मतलब इन्होंने जो मुस्लिम समाज था, मुस्लिम समाज के लिए कार्य करे और मुस्लिम समाज की शिक्षा पर जोर दिया। और मुस्लिम समाज की शिक्षा पर जोर देने के साथ साथ ही इन्होंने एक मोहम्मद एंग्लो इंडियन स्कूल चालू करा था, जिसको आगे जाकर अब वर्तमान में आप लोग जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो AMU के संस्थापक भी कौन कहलाते हैं? सर सैयद अहमद खां। तो इन्होंने मुस्लिम समाज की बुराइयों को दूर करा और मुस्लिम समाज की शिक्षा के लिए प्रचार प्रसार किया और AMU की संस्थापक ये कहलाते हैं। दूसरा ध्यान रखिए, जो नवजागरण में दादा भाई नौरोजी, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने जो था वो पारसी समाज के लिए प्रयास किया। तो ये पूछा जाता है, दादा भाई नौरोजी आप समझ भी जाएं कौन से उससे आते हैं, पारसी समाज से आते हैं। इन्होंने पारसी धर्म में जो बुराइयां थी उनको दूर करा और जो है जो उसमें कुरीतियाँ थी या जो भी अच्छाइयाँ बन सकती थी वो करा। और ये पश्चिमी संस्कृति को काफ़ी हद तक उससे प्रभावित थे और उसकी अच्छी बातों को ये मानते थे दादा भाई नौरोजी जी। तो आज मैंने आपका इतिहास शुरू किया और उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड आने वाले हैं, हालांकि हम पूरा इतिहास पढ़ाएंगे, तो हमने आधुनिक भारत में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थे उनका जिक्र किया। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट हमारा शुरू हो चुका है, शुरू होना जरूरी था कि आपको सारी चीज़ें मिले। अब नव जागरण के बाद ही भारत में राष्ट्रवादी की भावना आती है और हम आगे सीरीज़ को लेकर चलेंगे अपनी अगली वीडियोज़ में। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।